हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। दिस इज मी विजय। वेलकम करते हैं सभी प्यारे साथियों को आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों एटॉमिक मास। यस, बहुत सारे बच्चों का यहां पर दिक्कत होता है कि सर एटॉमिक मास याद नहीं रहता। अगर देखो, एटॉमिक मास अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, यू कैंट राइट द मॉलिक्यूलर वेट। आप ना तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो, ना तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहने वाला जो एटॉम है उसका परसेंटेज बता सकते हो। यानी कि बहुत सारे दिक्कतें होने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर यहां पर प्रॉब्लम्स रहा तो, यहां पर अगर वीकनेस रहा तो आगे में जाके बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हम लोग को एटॉमिक मास ध्यान में रख ले, किसी भी तरह याद कर ले, 1 2 बार 4 बार 10 बार लिख के, तो बहुत सारे मुसीबतें टल जाएंगे दोस्तों। क्या जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका यूज है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसका यूज है। यानी कि क्लास 12 में 11 में जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तब एटॉमिक मास आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। यानी कि अभी आप लोगों का पढ़ने का टाइम है, क्लास 9 में हो आप लोग, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट बना लो भाई, काम आएगा। ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग मोलर जो कैलकुलेट किए थे ना, वो कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करते हैं, वो वाला वीडियो अगर किसी ने भी अभी नहीं देखा, भाई क्या कर रहे हो, जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके उस वीडियो को एक बार देख लो। बहुत अच्छे से सारा रेडिकल्स, एसिड रेडिकल्स जितने भी है, बेसिक रेडिकल्स जितने भी, सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद दोस्तों क्या किए हैं हम लोग, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, वो भी क्रिस क्रॉस मेथड से भी पूरा समझाया गया है। तो वन स्टेप सॉल्यूशन रहेगा आप लोगों के लिए। यू जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो फर्स्ट एंड देन मूव हियर। ओके, अब देखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर को। सो मेक ए हेडिंग एंड हाँ, आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो ना, पेन पेपर के साथ बैठा करो भाई, क्योंकि सब कुछ लिख के रखना है फॉर फर्दर रिवीजन। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास, उसके बाद क्या करने वाले हैं बताओ। एटॉमिक मास के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मास में पढ़ आएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, चलो हेडिंग तो बन गया, अब सर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सब कुछ सही चल रहा है, उम्मीद करते हैं सब कुछ सही चल रहा है बहुत अच्छे से भाई, एकदम कोई झमेला झंझट नहीं है आज की वीडियो में। ओके, अब देखो एटॉमिक मास दोस्तों क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एटॉम्स के बारे में पता है ना आप लोगों को, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्लैटिनम, टिन, निकल, आयरन, कोबाल्ट, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, बहुत सारे एटम्स ऐसे। बट क्या सभी का एटॉमिक मास याद है? नहीं, सभी का एटॉमिक मास नहीं याद है, मेरे को भी नहीं याद है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सबका एटॉमिक मास क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं, सब एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप उन्हीं एटॉम्स को याद कर लो, उसका एटॉमिक मास याद कर लो जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जिसका मैक्सिमम मतलब कंपाउंड में देख सकते हो आप लोग, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट, ये सब बहुत बेसिक है। आयरन, तो आपके एग्जाम में जो सारे चीज पूछे जाएंगे आइदर उसमें यही सब एटॉम्स जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो बहुत वायरल है, वही सब आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको अगर आप लोग देख रहे हो, अच्छे से याद कर रहे हो, तो दैट्स सफिशिएंट फॉर यू गाइस। क्लास 9 के लिए वो सफिशिएंट है, और आगे में जाके कुछ और एटॉमिक मास ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे प्यारा छोटा सा हाइड्रोजन को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो, ये एटॉमिक मास यूनिट को लेके आप लोग को बता रहे हैं, देखो एक्चुअली में हम लोग बात कर रहे हैं एक सिंगल एटॉम की, बहुत ध्यान से सुनो, एक सिंगल एटॉम की बात कर रहे हैं हम लोग। और उस सिंगल एटॉम का मास क्या होगा, एक हाइड्रोजन की अगर बात करें तो एक होगा, एक के साथ कुछ तो यूनिट रहेगा ना यहाँ पर, तो उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो एटॉमिक मास यूनिट ये क्या दिखा रहा है,
एक सिंगल एटॉम का मास, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बाद आप हीलियम में चले आओ, तो हीलियम में ऐसे हम लोग 4 लिखेंगे, 4 एटॉमिक मास यूनिट, या तो आप यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका मतलब है कि एक हीलियम एटॉम का मास के बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ पर 4 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक सिंगल एटॉम को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका मास क्या होता है, वो चीज एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट हम लोग पहले हाइड्रोजन को यूज करते थे, हाइड्रोजन एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटॉम का मास को यूज करते थे, बट ये हुआ कि हाइड्रोजन का बहुत सारा आइसोटोप निकल गया, से प्रोटियम ट्राइटेरियम, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया ऑक्सीजन द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन भी देख सकते हो आप लोग बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो ऑक्सीजन मान लिया। आफ्टर दैट वहां पर भी कुछ दिक्कतें हुआ, एंड फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि कार्बन C12 का जो आइसोटोप है कार्बन C12, राइट, उसको स्टैंडर्ड मान के हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर लिए। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 1 एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 1/12, मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटॉम। बात समझ में आया? 1/12 मास ऑफ एंड C12 एटॉम, ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग 1/12। जैसे कि देखो एक सिंगल कार्बन एटॉम है आपके पास और उसका एटॉमिक मास होता है 1A12 AMU। अब इसका अगर 1/12 लेंगे तो क्या होगा, 1/12 इंटू 12, तो 12 काटाकुटी चला गया ना, तो बचा क्या, एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि C12 को स्टैंडर्ड मान के हम लोग एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करते हैं। ये बात समझ में आया? अब बाकी एटॉमिक मास यूनिट को अगर देखोगे तो कितना छोटा होगा ये, एक्चुअल में ये होता है आपका 1.67 इंटू 10 के पावर में -24 ग्राम। अगर ग्राम में आप इसको ले जा रहे हो तो एटॉमिक मास यूनिट बराबर हो रहा है आपका 1.67 इंटू 10 -24 ग्राम के आसपास, यानी कि एक सिंगल हाइड्रोजन एटॉम का जो मास होता है उसके साथ बराबर हो रहा है, प्रोटॉन के मास के साथ बराबर हो रहा है, राइट, एटॉमिक मास यूनिट। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एटॉम्स हैं जिसका एटॉमिक मास हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और देखो अभी तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि सर हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं मेरे भाई कि एक एटॉम का मास कैलकुलेट कर रहे हैं, हजार करोड़ों मिलियंस का नहीं, एक सिंगल, जैसे एक मोल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक मोल मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की बात नहीं हो रहा है, एक सिंगल एटॉम की बात हो रहा है, राइट। तो उस टाइम हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट यूज करने वाले हैं। अब देखो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। अच्छा, लिथियम का मास क्या होता है बताओ? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब देखो ना, यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हो कि सर ना एटॉमिक नंबर से डबल के आसपास होता है। जी हाँ दोस्तों, डबल के आसपास होता है माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप 7 बताओ। ओके, अब देखो बेरिलियम की अगर बात करें, बेरिलियम का आप लोग बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, बेरिलियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, क्या होता है? बेरिलियम 4, तो 4 मतलब 8 के आसपास होगा। अब देखो बेरिलियम, बोरोन की बात करें तो बोरोन क्या होगा बताओ? बोरोन का 5 होता है एटॉमिक नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के पास रहता है, राइट। तो बोरोन का आपका क्या हो जाएगा 11। बेरिलियम का कितना हो जाएगा 9, बोरोन का 11 होगा। अब देखो अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन का भी लिखे आप लोग 12 लिखे 12। अब देखो यहाँ पर ना सब में एटॉमिक मास यूनिट या तो आप यू लिख सकते हो, यहाँ पर यू करके लिख सकते हो, यू। ओके, अब देखो कार्बन हो गया। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। भाई नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? होता है सर 7, तो 7 डबल कर दो तो 14। देखो ये सब याद रखना चाहिए सबको, ये सभी को याद होना चाहिए भाई, 14। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन भाई साहब आपका क्या होगा एटॉमिक मास बताओ? अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट बताओ। ये होगा आपका 16। देखो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के साथ आप थोड़ा रिलेशन बना सकते हो, जैसे 8 का डबल होगा 16। ओके, तो ये हो गया 16। अच्छा, और क्या है? और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप ऑक्सीजन का हो गया। अब बताओ फ्लोरीन का क्या होगा? ऐसे फ्लोरीन का होता है आपका कितना होता है? 9 होता है ना फ्लोरीन का, तो यहाँ पर होगा आपका 19। क्या होगा 19 U। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें
सोडियम, सोडियम का कितना होता है, देखो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 इंटू 2 नहीं करेंगे हम लोग, 22 नहीं होगा आपका, होगा 23, तो आसपास हो रहा है ना, तो ध्यान रखने में आपको थोड़ा मदद कर सकते हैं ये। तो ये हो गया 23U, ओके, सोडियम का हो गया 23। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम भाई साहब की, तो मैग्नीशियम आपका बता दो भाई, बच्चे लोग याद करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो बता दो क्या नाम है मैग्नीशियम, आपका एटॉमिक मास क्या है भाई, 24 है। अब दोस्तों बात करेंगे एल्यूमिनियम के, चलो भाई साहब एल्यूमिनियम को बताओ, एल्यूमिनियम क्या होगा, अच्छा सर 13 होता है ना एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये 13 इंटू 2 मतलब 26, तो नहीं होगा, एक ज्यादा कर दो 27, ओके बहुत बढ़िया 27 हो गया। चलो एटॉमिक नाम मास ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, कौन छूट रहे भाई बताओ, सिलिकॉन की बात करेंगे हम लोग, नहीं सल्फर की बात कर ही लेते हैं, चलो सल्फर होगा दोस्तों कितना 32, सल्फर होगा आपका 32, समझ में आ रहा है। अब देखो कैल्शियम की बात करेंगे हम लोग, कैल्शियम, तो कैल्शियम का बहुत ज्यादा बहुत बार आते हैं, सभी लगभग आ जाते हैं, बट ये कुछ कुछ एलिमेंट से बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है कैल्शियम, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये होता है आपका 40U। अच्छा उसके बाद आयरन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है दोस्तों 55.58, बट मान लो 56, ओके कोई दिक्कत नहीं होगा, 56 ले लो। उसके बाद कॉपर आ गया भाई, कॉपर जी क्या होगा आपका एटॉमिक मास, कॉपर ने बताया मेरे एटॉमिक मास में पॉइंट रहेगा, तो ध्यान रखना इसको 63.5, ओके कोई दिक्कत नहीं है 63.5। क्या क्लोरीन का बताओ, ओके क्लोरीन आ गया यहाँ पर, ओके क्लोरीन का होगा दोस्तों यहाँ पर भी पॉइंट में लगेंगे। अच्छा पॉइंट क्यों आ रहा है, आइसोटोप में जो रहता है ना वहां पर लगभग एवरेज लेना पड़ता है, इसीलिए पॉइंट आता है, ओके। सो क्लोरीन का हो गया आपका 35.5, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अब देखो कुछ ऐसे लेंगे हम लोग, आयोडीन का बहुत ज्यादा यूज होता है पर हेलोजन के हिसाब से, तो आयोडीन का होता है आपका 127, ओ माय गॉड इतना ज्यादा 127 दोस्तों ध्यान रखना इसको। अच्छा जी सिल्वर AgOg, नहीं Ag का बताओ, Ag का होगा 108, 108 दोस्तों क्या होगा 108 होगा। अच्छा ये हो गया सिल्वर का। अब बताओ आप लोग किसका बताना है, ब्रोमीन का बताओ, ब्रोमीन का यहाँ लिखे, ये ना हटा देते थोड़ा क्योंकि ये बात आप लोग को समझ में आ चुका है, सो इसको हम लोग हटा देंगे। इरेजर कहाँ गया भाई, चलो हाथ में ही हटा देते हैं हम। देखो तो यहाँ पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का हो गया आपका 80, ओके। अब देखो प्लैटिनम का बात करेंगे ना तो ये और भी ज्यादा होंगे, 195, 195, ओ माय गॉड ऐसे कैसे याद रखे भाई, इतना कुछ कैसे याद रखे सर, कुछ तो लॉजिक बताइए आप। देखो दोस्तों अभी बात करेंगे हम लोग फास्फोरस की, तो ये आएगा आपका 31, ओके। सल्फर और फास्फोरस में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो अगर हम लोग जिंक की बात करें तो जिंक होगा आपका 65.5, जिंक 63.5, तो ये होगा जिंक का 63.5 जिंक का होगा। क्या आप लोग नहीं बता सकते कि सर ये तो 65 होगा ना, यस ये होगा आपका 65। अच्छा सिलिकॉन का भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसका भी ध्यान रख लो। तो लगभग दोस्तों लगभग ये सब अगर आप लोगों के दिमाग में है तो बहुत आसान हो जाएगा इस टॉपिक को डील करना, बात समझ में आ रहा है, बहुत आसान हो जाएगा इस टॉपिक को डील करना। इफ ऑल दिस वैल्यू आर इन योर माइंड, तो एट ए गैलेंस देख लो, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, याद तो रहना ही है। चलो एक बार आप लोगों को फिर से बता देते हैं। तो क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए सबसे प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा हाइड्रोजन का होगा 1। उसके बाद हीलियम का बात करेंगे तो 4 होगा, लिथियम का 7 होगा, बेरिलियम का 9 होगा, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ओके ओके, क्लोरीन का 19, सोडियम का हो गया 23। बहुत मजा आ रहा है ना।
मैग्नीशियम 24, ओके। अच्छा, सिलिकॉन 28 होगा, ओके। ब्रोमीन का 80 होता है। प्लैटिनम सारन तो बहुत टफ है, नहीं याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, याद तो रखना पड़ेगा। तो पीटी हो गया 195, फॉस्फोरस बहुत आता है 31 होगा, जिंक क्या होगा 65.5 होगा। एल्यूमिनियम बहुत पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का ध्यान रख लो 27 होता है। सल्फर का क्या होगा 32 होगा, याद रख लेना। कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम का होगा 40। और दोस्तों आयरन का क्या होगा, आयरन का होगा 56। और कॉपर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है 63.5 होगा, 63.5 होगा। क्लोरीन के लिए क्या होगा, क्लोरीन के लिए होगा 35.5 दोस्तों, 35.5, ओके। एंड आयोडीन के लिए क्या होने वाला है, आयोडीन के लिए होने वाला 127, ओके 127। एंड सिल्वर के लिए दोस्तों 108 होगा। ये सब आप लोगों के दिमाग में छप गया है, ये उम्मीद करते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग और मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। एंड और एक बात यहाँ पर बताने वाला है कि सर एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉम में क्या डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट अगर आप लोगों को पता है, बस एटॉमिक मास को हटाओ और ग्राम लगा दो। यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम लोग ग्राम में बदले, एक कोई भी एक एटॉमिक मास यूनिट का हम लोग ग्राम में प्रकाश करें, प्रकाश उसको एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो वो होता है आपका 1 ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम 1 ग्राम एटॉम, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। और यू कैन से ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, इसको यहां लिख देते हैं GAM दोस्तों, GAM ग्राम एटॉमिक मास, ओके। ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटॉम, 1 ग्राम एटॉम। तो एक एटॉम का अगर हम लोग मास देखें तो ग्राम में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो 1 ग्राम एटॉम। तो जैसे कि 1 ग्राम एटॉम ऑफ 1 ग्राम एटॉम ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो ये होगा का 12 ग्राम होगा। ध्यान रखना इसको, क्या होगा 12 ग्राम। जैसे अगर आपको पूछ रहा है यहां से कोई भी एक ले लो, 1 ग्राम आयरन ले लो, तो 1 ग्राम एटॉम आयरन की अगर बात करें तो ये होगा आपका 56 ग्राम, ठीक है। अगर 1 ग्राम एटॉम किसका, ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 16 ग्राम होगा। तो यूनिट आपको बस ग्राम में लिखना है, राइट। तो एटॉमिक मास यूनिट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। चलो इन लोगों को हटाओ भी। देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ऑब्वियसली एटॉम जोड़ के मॉलिक्यूल बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड है ना मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें हम लोग तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसके बाद उसका मास निकालेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ये हो गया हम लोग का, अभी ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगर H एटॉम और ऑक्सीजन एटॉम को अगर ऐड कर दो, जैसे कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं हम लोग 2:1 रेशियो में लोग केमिकली कंबाइन हो रहा है। एंड एक नया कंपाउंड यहाँ पर मॉलिक्यूल बना, नया धर्म का H2। ये एटॉम था, 2 एटॉम कंबाइन हुआ एक फिक्स रेशियो में, उसके बाद ये चीज बना। जैसे कि और भी एक देख सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, मिलने के बाद ये लोग बना C6H12O6। तो ये जो बन रहा है ना आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो के साथ 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 1:2:1 रेशियो में ये लोग कनेक्टेड हो रहा है। तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, एक मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट हो रहा है वहां पर। एंड इसका अगर मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं, बस ये लोगों का अगर एटॉमिक मास पता है, बस कितने नंबर में है ये लोग इस मॉलिक्यूल में, उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, मिल जाएगा। जैसे देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 6 कार्बन का करने वाले हैं, उसके बाद प्लस करेंगे 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ले लो, उसके बाद 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन लिखेंगे, उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। अब देखो इंडिविजुअली क्या हम लोगों को नहीं पता एटॉमिक मास, इसीलिए तो आप लोगों को सिखाया गया कि एटॉमिक मास क्या क्या होता है। अरे कार्बन का होता है आपका 12, तो 6 के साथ 12 क्यों, देखो इसमें दिक्कत मत करो आप लोग कि 6 है ना भाई, यहाँ पर 6 है तो माय डियर फ्रेंड्स 6 के साथ इंटू करना है उसका एटॉमिक मास कार्बन का, प्लस यहाँ पर 12 है, ये 12 नंबर में प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होगा तो 1 के साथ इसका इंटू कर दो प्लस 6। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है सर, 16, यस 16 होता है। अब देखो इसको 72 प्लस 12
प्लस 96 कितना होता है 6 2 8 2 10 एक हाथे रखा एंड 7 10 10 17 18 180 180 हुआ कि नहीं बताओ। तो 180 आया इसका मॉलिक्यूलर मास। आप देखो ये हम लोग ना एक ही मॉलिक्यूल की बात करें, एक सिंगल। ओके तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यू लिखेंगे यू ये इसका मतलब है, समझ रहे हो ना आप लोग, ये है मास ऑफ अ सिंगल ग्लूकोज। एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास है ये। ओके अब इसी चीज को अगर हम लोग GMM मतलब ग्राम में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये इसका मतलब हो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास जो भी आ रहा है यहां पर उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा यहां पर। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा, देखो यहां होगा आपका 18 ग्राम। और अगर ऐसे पूछा जा रहा है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ वाटर का, तो भी आपका क्या होगा 18 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूल बोलो या तो आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों एक ही है भाई, एक ही है। ओके अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ और कैलकुलेट करने वाले हैं आप लोगों के सामने, कैसे आप लोग इसको करने वाले हो। अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना तो हम लोग सीख गए, फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताएंगे। बताओ एमोनियम सल्फेट का अगर करेंगे हम लोग, एमोनियम सल्फेट तो कैसे लिखेंगे पहले बताओ कि सर एमोनियम सल्फेट का होगा, पढ़ लिए थे तो भूल गए अभी, बस थोड़ा याद आ जाएंगे, आप अगर बता देंगे तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है बस। NH4 और सल्फेट, एमोनियम सल्फेट। अब इन लोगों का चार्ज लिखो, माथे पे लिखना है चार्ज, माथे पे लिखना है चार्ज, तो यहां लिखो और इसका ये लिखो। अब देखो जो चार्ज दिख रहा है उसको नीचे ले आओ, चलो भाई नीचे उतरो, नीचे उतरो, दो नीचे उतरो। अब देखो क्या हुआ कि चलो एक दूसरे का एक्सचेंज कर लो, दो इसको दे दो, एक इसको इसके पास भेज दो, तो दो आ गया इसके पास, एक आ गया इसके पास। अब देखो ये हो गया आपका NH4 फुल ट्वाइस SO4, ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मोलर मास कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके चलो तो यहां पर देखो कैसे करेंगे। नाइट्रोजन देखो ये 2 है भाई, बहुत ही अच्छे से सुनो, ये 2 है मतलब ये 2 बार 2 टाइम्स एमोनियम प्रेजेंट है, एमोनियम जो यूनिट है वो 2 टाइम है। अगर यहां पर 3 होता तो 3 बार होता वो, इसका मतलब यहां पर 2 बार NH4 यूनिट है। एकदम पूरा स्प्लिट करके बता रहे हैं, कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो NH4 2 बार है। अब देखो 2 बार है तो कितना हो गया टोटल नाइट्रोजन 2N प्लस, अच्छा हाइड्रोजन कितना हुआ 4 और 4 8, मतलब 8 हाइड्रोजन प्लस, अच्छा सल्फर एक ही है और ऑक्सीजन कितना है 4। अब बताओ इन लोगों का एटॉमिक मास लिखो, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का क्या बताया था आप लोगों को 14, राइट। तो ये हो गया आपका 14 प्लस H इंटू 1 प्लस सल्फर का कितना बताए थे, क्या याद हो रहा है, क्योंकि आप लोग लिखे नहीं तो कैसे याद होगा, जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों को बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि सल्फर का 32 बताए थे आप। जी हाँ इसीलिए बोला जा रहा है लिखा करो भाई। तो अब देखो 4 इंटू जो होगा ऑक्सीजन का बताओ, अभी फटाफट बताओ, ऑक्सीजन का सर होता है 16। चलो अब ऐड कर दो सबका, ये होगा 28, ये होगा 8, ये होगा 32 और ये होगा आपका 64, 4 तो 6, ये हो गया आपका बराबर कितना हो रहा है बताओ 144। 144 आ रहा है राइट, या 1 क्या आ रहा है बताओ 132 आ रहा है ना, 4 6 8 14, हाँ 132 आ रहा है। तो ये आ गया आपका 132। अब देखो 132 एक सिंगल, इसका सिंगल का अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो वहां पर हम लोग 132 ग्राम लिखेंगे, बस यही तो बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और एक कंपाउंड का यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो NH4 इसका लिखा हुआ है NH4 होल ट्वाइस, थर्ड ब्रैकेट PtCl6, ऐसा लिखो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, PtCl6 प्लैटिनिक एसिड, राइट, एमोनियम प्लैटिनिक, एमोनियम प्लैटिनिक इसका करेंगे हम लोग क्लोरोप्लैटिनेट,
ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अमोनियम क्लोरोप्लाटिनेट इसका नाम है। अब बताओ इसका क्या हुआ, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोरोप्लाटिनेट। क्या करेंगे बताओ। देखो 2 बार ये भी है अमोनियम यूनिट का, तो 2 बार नाइट्रोजन होगा प्लस 8 8 8 हाइड्रोजन होगा, समझ में आ रहा है ना, प्लस पीटी एक बार प्लस 6 बार आपका सीएल लिखना पड़ेगा। अब इसका लिखो, चलो बताओ, लिखो आप लोग, लिखो 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 फटाफट लिखो। बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, और भी बहुत सारा मैथ्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आता है ना उसको समझाएंगे आप लोगों को। तो 2-4 ऐसा कर लो। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 × 18 लिखना है, 2 × 14 लिखना है, उसके बाद 8 × 1 लिखना है, प्लस 195 लिखना है, प्लस 6 × 35.5 लिखना है। सबको जोड़ दो, घर में आप लोग इसको कैलकुलेशन करके देखोगे, ये आएगा आपका 444, ठीक है, ये आएगा, आप लोग देख लेना एक बार, ये आपका इतना एटॉमिक मास यूनिट। तो कैसे कर रहे, बस टेक्निक समझा दी आप लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आगे में जाके और भी ढेर सारे ऐसे बना सकते हो। अब देखो ग्लूकोज का तो बना ही दिया हम लोग। अब एक यहां से सवाल आता है कि सर मास परसेंटेज कैसे निकाले। देखो आप लोगों को यहां से बता रहे मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। देखो बस एक तरीका बता रहे, अगर आपसे ये पूछे सवाल में कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर का मास परसेंटेज बताओ, तो हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, सोचो। देखो पहले आप लोग पूरा मोलर मास कैलकुलेट, स्टेप 1 क्या करोगे, स्टेप 1 करोगे आप लोग कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिए, ओके। उसके बाद देखो कि मेरे सैंपल में जो चीज बोला जा रहा है, जैसे कि सल्फर की बात कर रहे हैं, तो मेरे सैंपल में सल्फर कितना प्रेजेंट है, सल्फर का अमाउंट बताओ, सल्फर कितने अमाउंट में प्रेजेंट, कितने ग्राम में और एटॉमिक मास यूनिट प्रेजेंट है, सल्फर का भाग कितना है वो बताओ। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना है, 32 है। तो सल्फर का अमाउंट कितना है उस सिस्टम में, 32। यानी कि अगर आपके पास टोटल आया 132 में आपका सल्फर कितना है, 32। अब परसेंटेज पूछा है, इसका मतलब 132 में आपका सल्फर रहता है 32, तो एक में कितना रहेगा, 32/132। तो 100 में कितना रहेगा, 32/132 इंटू 100। बस ये कैलकुलेशन करके लिख देना और यही आपका आंसर हो जाएगा उस सिस्टम में सल्फर का परसेंटेज। समझ में आया। यही टेक्निक अप्लाई करना है आप लोगों को किसी भी सैंपल में अगर बोला जा रहा है, जैसे कि और एक लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला बताए थे आप लोगों को, क्या किसी को याद है, क्योंकि वो वाला वीडियो आप लोग अभी देखे नहीं, तो देख लो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हो। और ऐसा सर्च करो, अगर नहीं दिक्कत हो रहा है सर्च करो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ टू ड्रॉ मॉलिक्यूलर फार्मूला विज्ञान प्रशस्ति, सर्च कर लो, आ जाएगा। देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो फेरोसाइनाइड आयन का आपका होता है, पोटेशियम का तो होता है के, फेरोसाइनाइड का होता है आपका FeCN6 4- और पोटेशियम का होता है आपका K+। ये 1 लिखो यहाँ पर 4 लिखो, 4 के बाद ये इसके साथ इंटू करो, इसको इसके साथ इंटू करो, तो होगी आपका K4FeCN6। ओके, K4FeCN6 आ गया कि नहीं आया बताओ। अब बताओ इसका मोलर मास, इसमें बोल रहा है कि बताओ इसका क्या, हाँ आयरन का परसेंटेज बताओ। इस सैंपल में दोस्तों परसेंटेज ऑफ आयरन को बताना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ना। अरे भाई अभी तो सीखे कि पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो करो मोलर मास कैलकुलेट, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। देखो कैसे करेंगे सर, हम लोगों को तो पता है कैसे करना है, ओके तो बताओ। 4 × K करेंगे, ओके। अच्छा K का नहीं बताया था ना आप लोगों को, हाँ K मिस हो गया। K का होता है आपका 39, ओके। सो K हो गया, आयरन आप 1 है, प्लस देखो 6 कार्बन है प्लस 6 नाइट्रोजन, ठीक है, 6 कार्बन है और 6 नाइट्रोजन। अब सबका लिखो 4 × 39 प्लस आयरन का 56 बताए थे, प्लस 6 × 12 6 × 14, ये सबको ऐड कर दो,
सबको ऐड करने के बाद आपको जो आएगा वो आएगा आपका 368। ये आप लोग एक बार घर में देख लो, ट्राई कर सकते हो, 368 आएगा। अब परसेंटेज ऑफ आयरन कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ आयरन ये क्या होगा, देखो आयरन कितना है, आयरन कितना है इस पूरा सिस्टम में, तो आयरन एक ही है ना, और उसका मास होता है हम लोग को पता है 56, तो 56 आउट ऑफ दिस वन, तो ऊपर 56 लिखेंगे और नीचे टोटल मास ऑफ द कंपाउंड क्या है 368 है कि नहीं बताओ, ये है इंटू 100 कर देंगे, बस इसका काटाकुटी कर लो, 5600 को 368 से भाग दे दो, ये आएगा लगभग आपका 15.22, आप लोग भाग करके देख सकते हो यही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। आगे बढ़ते चलेंगे और भी हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर करने वाले, राइट। अब देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सवाल कैसे बनता है यहाँ पर, यू नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो सारे वाटर होते हैं जो क्रिस्टल बनाने में मदद करते हैं भाई। अगर क्रिस्टल वाटर नहीं रहेगा तो वो लोग एमआरएफ बन जाएंगे। इस बात को समझ लिया आप लोग कैसे किया हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनेट वाला कहानी, बस टेक्निक सीख लो। हर एक वीडियो इतना कॉन्सेप्चुअल होता है कि उसमें से आप लोग पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो अपना। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों का, आप लोगों के पास कि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दो दोस्तों के बीच में एंड टेल देम टू सब्सक्राइब, उन लोगों को बोलो कि सब्सक्राइब कर लो। सर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, पूरा कोशिश करता है अपने स्टूडेंट्स को समझाने का और रेगुलर रहता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक वीडियो डाले और 5 महीना बाद और एक वीडियो डाले, ऐसा नहीं, ये पूरा रेगुलर हो रहा है। आप लोग पूरा मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो एकदम। क्लास 11 12 का केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप लोग जो भी वीडियो है आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग अगर कोई सीनियर है उन लोगों को भेज सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो, उसके बाद मॉलिक्यूलर जो आप लोगों का पार्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब अपलोड हो रहा है। इक्विलिब्रियम, ये सीनियर्स को आप लोग भेज सकते हो जो लोग साइंस स्ट्रीम में हैं। और क्लास 10 के अगर सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स हो तो वहाँ पर भी पूरा कंप्लीटेड है, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कुछ लेक्चर्स अपलोडेड है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे अभी। तो अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन, उसके रिलेटेड क्या फार्मूला प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो एक है आपका क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा, इन वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताना होगा, तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि वॉशिंग सोडा में आपका वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट कैलकुलेट कर लो, क्लियर कर लो कि वॉशिंग सोडा का सर ये क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। देखो तो ये होता है आपका Na2CO3 डॉट 10H2, ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2 होता है कि नहीं। अब देखो अलग अलग पूरा टोटल निकालो यहां पर से, तो ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये है आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ये होता है आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये 10। तो पूरा कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास, मोलर मास कैलकुलेट कर लो। हाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आएगा आंसर। तो 2 इंटू Na, 2 Na दिख रहा है ना यहाँ पर सबको, हाँ 2 प्लस कार्बन एक ही है तो कार्बन एक लिखेंगे। अच्छा देखो O3 3 है तो 3 इंटू O प्लस 10 वाटर है तो 10 इंटू वाटर मॉलिक्यूल का लिख देंगे। और पता है हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, 18 होता है, बस कुछ आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा सोडियम का क्या होता है दोस्तों, सोडियम का होता है 23 होता है सर, 23 बताए आप अभी, तो 23 होगा तो 23 लिखो यहाँ पर, प्लस कार्बन का होता है 12 लिखो, 3 इंटू 16 ऑक्सीजन का, और 180। तो पूरा मिला के दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ बताओ, ये क्या होगा बताओ, कितना आएगा, ये पूरा पूरी कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट करो 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 करो, बैठे मत रहो भाई, काम करो, कैलकुलेट करो। चलो ये होगा 46 12, ये होगा आपका 180 48, हाँ जो करो, आठ 10 सुरक्षित 9 7 8 9 कितना आ रहा है, $286, राइट। कितना आ रहा है 286 आ रहा है कि नहीं बताओ, आप लोग एक बार चेक करके देख लो कि सर हाँ सही है एकदम, मोलर मास 286 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है, या तो आप मोलर मास ग्राम में ले लो, ग्राम लिखोगे। अब देखो यहाँ पर 180 मास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज बताना है आप लोगों को, तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग बताएंगे, हम लोग को पता है कॉन्सेप्ट कैसे इसको करते हैं। ओके चलो 180 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 286, ऐसे करते ना, 180 ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखा जाता है मेरे दोस्त 286। तो क्या होगा यहाँ पर, इंटू कर दो 100 और ये आएगा क्या, बताओ, काटाकुटी करो भाई, काटाकुटी सीखो, काटाकुटी करना पड़ता है। तो काटाकुटी करने के बाद ये क्या हुआ, 90 हुआ, ये क्या होगा 143 होगा। अब 9000 से इसको अगर जब भाग दोगे 62.9 आएगा। यस 62.9 आ गया। समझ में आया या नहीं आया बताओ। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी बहुत सारा चीज है बताएंगे। अच्छा, और एक सिंपल सा कोई तरीका अपनाएंगे, बोरॉन द मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपको बोरॉक्स में। बोरॉक्स का फार्मूला पता है ना आप लोगों को। चलो तो बोरॉक्स बताएंगे दोस्तों। बोरॉक्स में हम लोग कैसे बोरॉन का परसेंटेज ढूंढेंगे कैसे। बोरॉक्स में बोरॉन का परसेंटेज, बहुत बार ये सवाल आता है। तो परसेंटेज ऑफ बोरॉन इन बोरॉक्स, सर बोरॉक्स नहीं पता, नहीं पता। बोरॉक्स दोस्तों लिख दे रहे हैं, देखो Na2B4O7.10H2O, ये होता है बोरॉक्स का फार्मूला। अच्छा यहाँ पर ना टोटल कैलकुलेट करो। अब देखो 2 इंटू 23 प्लस कितना बताया था बोरॉन का, 11, राइट, याद आ रहा है ना कुछ। 11 इंटू 4, अच्छा 16 इंटू 7, 180 हो गया। अब टोटल कर दो इसका 46, 44 एंड टोटल करो, ये आएगा आपका 382। अब मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन बोला है, तो परसेंटेज ऑफ बोरॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोरॉन अकेला कितना है यहाँ पर देखो 4 इंटू 1 मतलब 11, तो 44 बटे में क्या होगा 382 इंटू 100 परसेंटेज। बताओ, आप बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कटाकुटी करो, कटाकुटी, इसका कटाकुटी करने से क्या आएगा देखो, ये आ गया आपका 11 और इसको 4 से भाग दो ना, 382 क्या जा रहा है काटाकुटी, 82 होगा ना, 382 44 काटाकुटी जा रहा है, देखो लो कितना आएगा बताओ। कुछ आ रहा है आप लोगों का, नहीं जा रहा है ना, तो 22 191, 2200 को 191 से भाग दो, एक होगा 290, फिर भी एक होगा, मतलब ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 पॉइंट आपका क्या है आंसर, 11.5। तो इसका आंसर आ गया आपका 11.5। ऐसे करेंगे, ठीक है, तरीका बता दिए किस हिसाब से करने वाले हैं। ओके, अब देखो और भी कुछ सवाल बनाएंगे, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। बस अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि एक सवाल लिख रहे हैं आप लोग सामने ही लिख रहे हैं, ठीक है, सामने ही लिख रहे हैं, आप लोगों को बताना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन 10 kg, 10 kg और है आपके पास, ठीक है, उस 10 kg और में मास ऑफ आयरन बताना है, मास ऑफ आयरन बताना 10 kg और में which contains 80% of pure फेरिक ऑक्साइड, प्योर फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3। समझो, पहले प्रॉब्लम्स को समझो क्या बोल रहा है, पहले प्रॉब्लम्स को समझो क्या बोल रहा है ये लोग। देखो आपके पास, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि आयरन का मास कैलकुलेट करना है। आपके पास है क्या 10 kg और है जहां पर आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो और जो आपके पास है उसमें Fe2O3 की बात करें तो वो 80% है। पूरी 100% होता तो बहुत आसान हो जाता, नॉर्मल कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपका 10 kg और मतलब उसमें 10 kg Fe2O3 नहीं है, उसमें कम होगा क्योंकि ये पूरा प्योर नहीं है, 80% प्योर है। तो अगर ये 100% होता प्योरिटी 100%, तो वो 10 kg और मतलब 10 kg ये चीज रहते कि नहीं बताओ। लेकिन ये 80% है, तो 100% होता तो मेरे पास 10 kg और जो था Fe2O3 का वो 10 kg Fe2O3 ये रहता।
लेकिन वो नहीं हो रहा है एज बिकॉज ये इम्प्योर है, थोड़ा 20% कुछ अलग चीजें मिसा हुआ है यहाँ पर। तो 80% बराबर कितना होगा 8 kg, यानी कि आपके पास जो अभी Fe2O3 है वो Fe2O3 कितना है 8 kg है। अब बताओ Fe2O3 का मोलर मास अभी कैलकुलेट करो। मोलर मास ऑफ Fe2O3 क्या होगा बताओ ना। ये सर होगा 2 × 5 6 इन प्लस 3 × 16, तो ये होगा 12 और 48। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है ना कुछ। Fe2O3 हाँ 150 आ रहा है ना, सॉरी ये 10 होगा यहाँ पर, तो 160। अब देखो 160 में आपका आयरन कितना है, मतलब आपके पास अगर 160 कैसी 160 क्या आया यहाँ पर Fe2O3 का, राइट। तो 160 kg अगर Fe2O3 रहता आपके पास तो उसमें आयरन कितना रहता बताओ 112 रहता कि नहीं। 160 kg अगर रहता तो उसमें आयरन कितना रहता 112, अगर एक रहता तो 112/160, लेकिन है क्या, कितना है आपके पास, कितना है बताओ 8 kg है, 8 kg आपके पास Fe2O3 है। 8 kg में कितना होगा 112/160, काटाकुटी कर लो 5.6%, मतलब 5.6 ग्राम क्या होगा 5.6 kg। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये देखो आपको पूछा गया था कि मास ऑफ आयरन बताना 10 kg ओर में, जिसमें जो ओर है ना उस ओर में 80% आपका प्योर Fe2O3 है। तो पहले आपको देखना होगा कि एक्चुअल में Fe2O3 है मेरे पास कितना। 10 kg आप लोग और लिए थे, उसमें से देखा गया कि 2 kg बाद, तो 8 kg मेरे पास अभी प्योर Fe2O3 है। अब Fe2O3 को आप लोग मोलर मास कैलकुलेट करो, उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 160 ग्राम आया, 160 ग्राम आया। अब ऐसे सोचो कि 160 ग्राम इसको केजी समझ लो, तो 160 केजी में अगर आयरन की मात्रा देखे तो कितना हो 112, एक में कितना होगा इतना, मेरे पास है कितना 8 केजी, तो कितना आएगा 5.6। ऐसे करेंगे हम लोग कैलकुलेशन, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट हम लोग केमिकल इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे, एंड ऐसे ही धीरे धीरे क्लास 9 का जो आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जो भी आप लोग अभी रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों का बहुत जगह में रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोग नया सेशन को स्टार्ट कर दो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एक ऐसे जगह से जहां पर आप लोगों के साथ पूरा जर्नी में रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो बनाए 2 साल बाद एक वीडियो आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को फ्रिक्वेंटली वीडियो मिलता चलेगा और आप लोग कमेंट करके आप लोग बताओ कि आप लोगों को कौन सा यूनिट का वीडियो चाहिए। अगर किसी को कुछ वीडियो का रिक्वायरमेंट है तो वो फिर हम अपलोड कर देंगे बना के, बट अभी नॉर्मली इस हिसाब से चलेंगे, पूरा क्लास वाइज आप लोग बता सकते कि सर ये एग्जाम होने वाला है हम लोग स्कूल में, तो देखेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर हम लोग फिर काम करेंगे। नहीं तो हम अपने हिसाब से वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, आप लोग उस हिसाब से देख लेना जो कि आप लोग का एग्जाम में आ रहा है, राइट। स्कूल ओपन होगा अभी, आप लोगों का 1 महीने के बाद एग्जाम होंगे, वहां पर आप लोग कुछ सिलेबस रहेंगे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो वहां पर आप लोग बताओ कि सर ये चैप्टर स्कूल में आ रहा है, तो डिफरेंट स्कूल का अलग अलग सिलेबस आ सकता है, तो उस हिसाब से हम मैनेज करके वीडियो अपलोड कर देंगे, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ओके, सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा एटॉमिक मास समझा दिया गया है अच्छे से, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आता है एग्जाम में वो भी आप लोगों को समझाया गया है कि कैसे मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, राइट, कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना परसेंटेज वो चीज रहता है, तो सब अगर आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन रहा और से डिफरेंट जैसे ग्लूकोज की बात करें तो वहां पर कार्बन का भी परसेंटेज बता सकते हो, ऑक्सीजन का भी बता सकते हो, हाइड्रोजन का भी बता सकते हो, सेम टेक्निक सेम है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टेक्निक आप लोग का एकदम सेम ही रहेगा, बस कैलकुलेशन कर लेना थोड़ा सा और मिल जाएंगे आंसर आप लोगों के पास, आंसर आप लोगों के सामने होंगे। ओके, सो गाइज आज इतना ही रखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर केमिकल रिएक्शंस है, तो इस हिसाब से चलेंगे ऑर्डर फॉलो करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।